होगा 20 से ऊपर ही होगा, 25वां 30वां क्लास होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्लास फॉलो करिए। अब यहाँ पे बात करने वाले मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में आपको पता है कि उत्तर मुगल काल और प्लस मुगल काल, मुगलिया पूरा का पूरा बताएंगे। मुगल साम्राज्य यानी कि जो आपके बाबर से स्टार्ट करेंगे और पूरा उत्तर मुगल काल तक बताएंगे। वैसे आपके जो सिलेबस में है पूरा का पूरा जो मुगल हैं, जैसे कि बाबर है, बाबर के बाद आ जाता है भैया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एक एक वीडियो हम देते चलेंगे छोटा छोटा, आप उसको लर्न करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश का जो संस्थापक था, जो बातें करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट बातें करेंगे, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सुनते चलिएगा। बिल्कुल कहानी के माध्यम से 2-3 बार सुन लेंगे, सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। जितने भी बाबर जो था और जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, जैसे कि उत्तरवर्ती का मतलब की बात करें जो आपके बाद में औरंगजेब के बाद आते हैं सब के सब, और रह के बाद पहले वाले भी औरंगजेब तक, यानी कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये सब के सब जो थे सभी के सभी शासक तुर्क थे एवं सुन्नी मुसलमान थे। इन्हीं दोनों में लोग में से सुन्नी और शिया सुन्नी का विवाद आप सुनते होंगे, जो अरबी देश में वह कर रहे हैं अभी, और उसी में से सुन्नी में से ये भी थे, क्योंकि जो बाबर था, बाबर के जो पिताजी थे वह मुगल एक तरह से मंगोल थे, और जो इनकी माता थी ईरानी थी। तो यह मंगोल का रहना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि जो मंगोल थे वह बहुत ताकतवर थे और अपने दम पर कोई चीज़ जीतते थे, है ना। इस वजह से सारी बातें करेंगे, एक एक चीज़ें सुनते चलिए। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, याद रखेंगे सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो बताएंगे बाबर ने किया। कब किया, सारी चीज़ें सुनते चलिए। साथ ही यह पद पादशाही की स्थापना की। पद पादशाही यानी कि जिसके तहत जितने भी शासक आए मुगल में उनको बादशाह के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह कहते हैं ना, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह का जो पदशाही के नाम से जो स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसी बाबर के द्वारा किया गया। अब बाबर के बारे में हर एक चीजें हम जिक्र करते चलते हैं। बाबर का जो जन्म होता है फरवरी 14 फरवरी, भाई याद रखना, जिस समय वैलेंटाइन डे होता है, फरवरी में होता है, फरवरी 1483 ईस्वी में, फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। किसका भैया, बाबर का जन्म होता है। कब, फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा नाम था इसके पिताजी का। फरगना कहा जाता है। फरगना उस समय एक तरह से छोटा सा राज्य हुआ करता था। तो उस छोटे से राज्य के, फरगना नामक छोटे से राज्य के इसके पिताजी जो थे उमर शेख मिर्जा, क्या नाम था, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो था वह फरगाना, इसका नाम था फरगाना, इस छोटे से राज्य के वह शासक हुआ करता था। कौन, इसके पिताजी उमर शेख मिर्जा। बाबर जो है फरगना की गद्दी पर जो बैठता है, तो कब बैठता है पूछा जाता है तो बता देंगे जून 1494, जब इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो जून 1494 में यह गद्दी संभालता है। आप देख लो 1483 के बाद 1494, कितना अंतर है, तो माइनस कर लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, मतलब 11 साल के एज में यह गद्दी संभाल लेता है। यानी कि सबसे कम समय में पूछा जाता है गद्दी संभालने वाला मुगल कौन सा था, तो बताएंगे बाबर ही था, क्योंकि इसके सर से पिता का हाथ और माता का हाथ उठ चुका था। इस वजह से इसका मजबूरी हो जाता है कि 8 जून 1494 को गद्दी संभाल लेता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो याद रखना है, भारत ने कब बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि धारण करता है, तो बताएंगे 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। यह बात भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो याद रखेंगे 1507 में बादशाह की उपाधि बाबर धारण करता है। बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला कौन सा मुगल शासक था, तो बता देंगे भैया, यह था बाबर था। अब तक किसी तैमूर शासक ने यह बादशाह की उपाधि धारण नहीं किया था, इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहला तैमूर शासक जो कि बादशाह की उपाधि धारण करता है, उसका नाम था बाबर। बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। याद रखेंगे कौन कौन था, हुमायूं जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, और इसी के शोक में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं लोग ना कि जब वह इसका हुमायूं का तबीयत खराब हुआ करता था, तो यह मन्नतें मांगा करता था, जाकर अपने एक तरह से जहाँ पर लोग पूजा करते हैं वहाँ पर जाकर मन्नतें मांगा करता था कि हमारे बेटे को सही कर दो प्रभु, हमें भले उठा लो। तो कहा जाता है
कि 1930 के 1928-30 के आसपास में, जब इसकी 1930 के आसपास में, सॉरी 1930 का रहे 1530 के आसपास में जब बाबर की मृत्यु होती है तो पुत्र शोक में मर जाता है। कहा जाता है उसके पुत्र को जो दुख होता है वो उसको दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है भगवान जाने, लेकिन यह इतिहास में लिखा गया है। जो हुमायूं रहता है पहला पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है। हुमायूं के बाद इसका जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम रहता है कामरान। कामरान, तो चारों पुत्र बहुत बार पूछा गया है। कामरान, हुमायूं, कामरान, हिंडाल। हिंडाल से पहले भी एक रहता है, उसका नाम है अस्कनी। क्या नाम है? अस्किनी, याद रखेंगे, अस्किनी। चार पुत्र, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्किनी, ये चार पुत्र रहते हैं बाबर के, याद रखना है आपको। इन चारों पुत्रों में ये मरने से पहले बोलता है कि अगर हम मर जाते हैं तो हमारा जो पूरा राजपाट होगा, हुमायूं से बोलते हैं कि हमारा जो राजपाट होगा आप चारों भाइयों में बांट देंगे। इस वजह से कहा जाता है जब इसे मर जाता है तो बाद में क्या होता है, हुमायूं कमजोर हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वह अपना जो राजपाट होता है अपने आलसी भाइयों में बांट दिया था। वह हुमायूं को जो राजपाट मिला था बस उतने को वह विस्तार कर रहा था, और बाकी जो मतलब कि एक चीज को चार भाग में बांटना, अब चारों चीज को लेके चलना बहुत बड़ी ताकत होती है ना। जितनी सेना है उसको भी चार भाग में, जितना अस्त्र शस्त्रागार है सब उसको भी चार भाग में, जितने सोने जवाहरात उसको भी चार भाग में बांट देना, मतलब कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था हुमायूं। इस वजह से बाद में हुमायूं भी बहुत कम समय के लिए राजपाट कर पाता है, लगभग इधर रहता है 10 साल, 10 क्या तब तक आ जाता है शेरशाह सूरी, इसको मार के खदेड़ के भगा देता है, और बाद में आता है 1555 के आसपास में तो अब सीढ़ी से गिर के खुद मर जाता है हुमायूं। तो हुमायूं वाले में संरचना में हम पढ़ेंगे। ये बातें हो गई। अब बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब, या फिर बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया पूछा जाता है तो बता देंगे, बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान कौन सा होता है लोग भूल जाते हैं, याद रखना है। लोग बताते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ना, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक होता है, लास्ट वंश का लास्ट शासक होता है, वही होता है। नहीं, जो बाबर का पहला अभियान होता है भारत के खिलाफ मित्र, वो 1519 में होता है, जिसे कहते हैं कि यूसुफ जाइयों के विरुद्ध था। यूसुफ जाई एक कास्ट थे, मतलब एक तरह से वंश था यूसुफ जाइयों के विरुद्ध में 1519 में यह भारत के खिलाफ पहला अभियान करता है और जीत जाता है। याद रखेंगे, भारत के खिलाफ पहला अभियान करता है और जीत जाता है। और उस समय वो कौन कौन से किले जीतता है उसको बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बाजौर का किला और भेरा का किला। यूसुफ जाइयों से बाजौर का किला, और बाजौर के बाद एक तरह से भेरा बोलते हैं, भेरा का किला वो जीत लेता है ना। बाजौर का किला और भेरा का किला बाबर ने कब जीता तो बता देना है आपको, बाबर ने 1519 में जीता यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ाई करके। इस बात को याद रखना है, जो डिट्टो बातें बताई जा रही हैं आपको नोट करते चलिए, सुन लीजिए 2-3 बार, मजा आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है पानीपत की प्रथम युद्ध। आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी रहता है, लोदी वंश का लास्ट शासक, लोदी वंश में आपको पता है मुगलों, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहता है 5, यानी कि कौन कौन से थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, कौन से थे, गुड़ खातु सैलो, हम बता देते हैं क्रम से। गुड़ खातु सैलो, गुलाम वंश, गुड़ खा तो खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, गुड़ खातु सैलो सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये पांचों के पांचों क्रम से आते हैं। तो जो लोदी वंश होता है, लोदी वंश का जो लास्ट शासक रहता है इब्राहिम लोदी का जो राजपाट होता है उसके खुद के चाचा की आंख में किरकिरी बन जाता है खुद अपने आप में। तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा होता है आलम खां, वो खुद दावत देता है, एक तरह से निमंत्रण भेजता है बाबर को, आ बेटा तू हमारे भतीजों को उठा के फेंक दे, मार इस सासुरे को। तो अब क्या होता है कि जो बाबर होता है, बाबर उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। बाबर थोड़ा चालाक होता है, वह एक तरह से मेंटेनेंस अपने जो सेनाएं होते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रखता है। अस्त्रागार उसका बहुत ज़्यादा सुसज्जित था, नए उसमें तकनीक वाले थे, जिससे कि वह हमेशा जीतता चला गया। भारत में आने के बाद भी भारत में बहुत महान शासक थे, बहुत बलवान शासक थे, लेकिन सबको हरा देता है चुटकी में, क्योंकि यहाँ पर एकता नहीं थी। यहाँ पर जिस थाली में लोग खाते थे भारत में, उसी थाली में छेद करते थे। आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। आप खुद देखो, विपक्षी चाहता है कि पक्ष वाले को अगर पाकिस्तान मारे ना तो हम बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि लगता है विपक्षी को कि जो पक्ष वाला है, जो सच में शासन पे इस समय प्रेजेंट में है, वो हमारा भारत का है ही नहीं, ये तो हमारा विरोधी है। इतना विरोधी हो जाते हैं कि अगर दूसरा देश भी अगर हमारे प्रधानमंत्री को मतलब गाली देना तो विपक्षी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि विपक्षी को ये पता होना चाहिए कि भैया हैं तो भारतवासी,
वह रहा विपक्षी। तो अगर भारत से दुश्मनी है किसी देश का तो वहां पे भारत के सारे जनता से दुश्मनी है, अन्यथा आप भारत के नागरिक कहलाने लायक नहीं हो, हमारी नागरिकता में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके खुद के चाचा आलम शाह निमंत्रण देते हैं, आलम खां, आलम शाह नहीं, आलम खां निमंत्रण देते हैं कि भैया आप आइए, हमारे जो इब्राहिम लोदी से पूरा का पूरा उब गया है सब, इसको मार के भगाइए। तो बाबर नहीं मानता है, लेकिन फिर बाद में बहुत बड़ा एक राजा रहते हैं राणा सांगा, राणा सांगा निमंत्रण देते हैं, क्योंकि राणा सांगा के पास बहुत विशाल सेना थी। तब इनकी बातों को जब वो पाता है, उसके पास तक पहुंचती है, तो वो कहता है अच्छा यह बात है, इसका मतलब राणा सांगा हमारा साथ देंगे। अब वो आता है, अपना पूरा जितना भी सेना रहता है उसके पास, छोटे मोटे सेना जो सुसज्जित होते हैं, जो सिखाया उखाया होता है अच्छे ढंग से, वो आता है। अब आता है तो भाई बस लड़ाई करने नहीं जुट जाता है, उसको सिखाया गया होता है यह करना है मुझे, किस प्रकार से नीति बना कर आता है। अब वो नीति बनाता है, और सबसे पहले जो इब्राहिम लोदी के साथ इसकी लड़ाई होती है 1526 में, वह तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले इसी लड़ाई में करता है। तो पूछा जाता है आपसे कि तोप खाने की लड़ाई बाबर कब करता है, किस युद्ध में करता है, तो बता देना है आपको, इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की लड़ाई में, जो 1526 में पहला पानीपत की लड़ाई हुआ था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में एक जगह है, एक जिला है आज भी। तो उस समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था, और उसी समय तोपखाना का सबसे पहले प्रयोग किया था। तोपखाने मतलब जहां से तोप दागे जाते हैं भाई, उसका प्रयोग सबसे पहले किया था। अब इस तोपखाने का जो एक तरह से पूरा का पूरा देख रेख था, वो कौन करता था, तो बता देंगे उस्ताद अली एवं मुस्तफा एक तरह से थे, बाबर के दोनों तोपची थे, यही दोनों इसको प्रसिद्ध किए थे, एक तरह से बनाए थे, वही इसका यूज करते थे। याद रखना है, प्रथम पानीपत का युद्ध हो गया। प्रथम पानीपत के युद्ध में राणा सांगा इसका साथ ही नहीं देते हैं, बुलाते तो हैं लेकिन साथ नहीं देते हैं। अब इसका दिमाग खराब, अब कहता है अरे राणा सांगा हमारा साथ नहीं दिए, आखिर हम ही को बुलाए इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, अब राणा सांगे हमारे साथ नहीं दिए। अब अगला लड़ाई राणा सांगा के खिलाफ, अब अगला लड़ाई राणा सांगा के खिलाफ, यानी कि 1526 का पानीपत की लड़ाई जैसे हो जाता है, वैसे तुरंत अब वो राणा सांगा के खिलाफ दावा बोल देता है। अब राणा सांगा पे कहर खा जाता है। तो याद रखना 1526 की जो लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई थी। इस पानीपत की लड़ाई में कौन हारता है, तो बता देंगे भैया, इब्राहिम लोदी हार जाता है, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक होता है, लास्ट वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोदी हारता है, बाबर जीत जाता है। अब राणा सांगा के विरुद्ध होता है, राणा सांगा के विरुद्ध होता है, राणा सांगा इसमें हारते हैं। राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा के साथ इस वजह से होता है क्योंकि राणा सांगा बाबर का साथ नहीं दिए थे, इस वजह से यह 1527 में बाबर गुस्सा हो जाता है। अब इसको बोलते हैं किसकी लड़ाई, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कहते हैं इसे। बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था राणा सांगा का, इसका भी ट्रिक भी बताएंगे। तो 1527 भाई, 1527 में खानवा का युद्ध होता है, इसमें राणा सांगा हार जाता है, बाबर फिर से जीत जाता है, मजा आ जाता है। अब क्या होता है, अब राणा सांगा तो आते ही हैं, अब एक छोटा सा राज्य रहता है जिसका राजा रहते हैं मादनी राय। अब वो कहते हैं भैया हमारा दोस्त जा रहा है, हम भी इसका साथ देंगे। अब इसे दोस्ताना में वो भी इसके साथ देने लगते हैं। अब जब राणा सांगा हार जाता है, पूरी की पूरी मादनी राय की सेना वगैरह सब हार जाती है यहाँ पर, तब बाबर का दिमाग फिर से खसकता है। बाबर कहता है अरे अभी तो इब्राहिमों के मार के आए हैं ससुरे को उसको, और राणा सांगा को भी हरा के आए हैं, तब तक ई ससुरा कहां से इसमें आ गया कोचने काचने, अब इसको भी उलाटो। तो 1528 आता है, 1528 आता है, 1528 में पानी पिया खाना खाया, कहाँ गया भाई, इस तरह से ना। फिर होता है भैया चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी याद रखना, चंदेरी, चंदेरी, चंदावर की नहीं, चंदावर की 1194 में हुआ था, हमने बता दिया है, वीडियो पूरा बना दिया उस पर, आप लोग देख लीजिए। 1528 में होता है चंदेरी की लड़ाई। इसमें क्या होता है, मादनी राय यहाँ पर हार जाते हैं और बाबर फिर से जीत जाता है। मादनी राय वही रहते हैं जो राणा सांगा के दोस्त रहते हैं, और राणा सांगा इब्राहिम लोदी के समय जब साथ नहीं देते हैं बाबर का, तो बाबर इनको उलाट देता है। इसके बाद जब राणा सांगा लड़ने आते हैं तो मादनी राय इनका साथ देने लगता है, तो राणा सांगा फिर से मादनी राय के पीछे पड़ जाता है बाबर, और इनको हरा देता है। 1528 में चंदेरी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। इसके बाद फिर घाघरा की लड़ाई। एक बार पूछा जाता है आपसे कि कौन सी लड़ाई रहती है जो शेर शाह सूरी है बाबर का साथ दिया था, तो बता देंगे चंदेरी की लड़ाई में जो मादनी राय के खिलाफ लड़ा गया था, उसमें जो शेर शाह सूरी होता है वह बाबर का साथ देता है। लेकिन बाद में पूछा जाता है एक और कि शेर शाह सूरी किसमें साथ देता है, बता देंगे इस वाली लड़ाई में, लेकिन किसमें विरुद्ध हो जाता है बाबर के, तो बता देंगे घाघरा की लड़ाई में। क्योंकि घाघरा का जो युद्ध होता है वो पूरे अफगानों के विरुद्ध में करता है, बाबर छेड़ देता है पूरा अफगान के, और शेर शाह सूरी खुद अफगान होता है, इस वजह से अफगानों के खिलाफ वो नहीं लड़ेगा, अफगानों की तरफ से लड़ने लगा। अब घाघरा के युद्ध में अफगान जितने थे, शेर शाह सूरी वगैरह सब थे, सबको हरा देता है, यानी कि घाघरा का युद्ध जो होता है वह भी बाबर जीत जाता है। तो इस तरह से 4 लड़ाइयां हैं, याद रखेंगे। 1529 में बाबर फिर जीत जाता है बाबर जीत जाता है, यहाँ पे अफगानों के विरुद्ध होता है, अफगानों के विरुद्ध होता है। अब इसको ट्रिक से हम याद करा देते हैं आपको, 4 लड़ाइयां, फिर आगे चलते हैं। पानी पिया, खाना खाया,
खाया, चंदेरी गया, चंदेरी गया, चंदेरी गया, भैया कुरकुरे के लिए छोड़ दो, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा, घाघरा खरीदा। देखिए भाई यह हो गया। अब देखो पानी से पानीपत की लड़ाई 1526 में जिसमें कि इब्राहिम लोदी हारा था। पानी पिया, खाना खाया, खानवा की लड़ाई 1527 में जिसमें कि कौन हारा था? राणा सांगा हारे थे। इसके बाद खाना खाया, चंदेरी गया, चंदेरी में मादनी राय हारे थे 1528। इसके बाद 29 घाघरा, 29 में घाघरा, 1529 में घाघरा, और 1530 में यह मर जाता है, 1530 में यह मर जाता है, याद रखना। ठीक है भाई, यह सारा का सारा क्रम था। अगर आपको मजा आ गया हो वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाबर की सारी लड़ाइयाँ हो गई, लेकिन अब यहाँ पर इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। फिर से सारी चीजें हम दोहराते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। याद रखेंगे, मध्यकाल में इब्राहिम लोदी प्रथम शासक रहता है। ऐसा शासक होता है जो मध्यकाल में युद्ध भूमि पर मारे जाने वाला कौन शासक होता है तो बताएंगे इब्राहिम लोदी होता है। इसके साथ इसके मित्र भी मारे जाते हैं। जो ग्वालियर के राजा रहते हैं उसका नाम रहता है विक्रमजीत, भी इसी युद्ध स्थल में मारे गए थे। इस बात को भी याद रखना है जो इब्राहिम लोदी के मित्र रहते हैं। अब यहाँ पर हुमायूं ने, इसी समय अगर बात करें हुमायूं का जन्म हो गया था भाई। हुमायूं ने, क्योंकि इनके पास बहुत रानियां हुआ करती थी, इन लोग के पास एक नहीं एक रानियां होती थी और बाकी 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में पटरानियां हुआ करती थी। तो आगे पढ़ाएंगे हम सारी चीजें। अकबर के समय तो रानियों की संख्या एक तरह से कह लीजिए उनके पास हजारों की संख्या में रानी थी अकबर के पास, है ना, एक दो नहीं, रानियां तो एक ही थी और जिसके साथ वो रातें बिताते थे वो सब तो हजारों की संख्या रहते हैं। लेकिन बाद में वही अकबर जो ये सब गलत काम करता था, बाद में वो अब अपना निर्णय बदल देता है, कहता है कि एक राजा सिर्फ एक ही रानी रखेगा। बाद में शादियों की नीति वगैरह बदल देता है, लेकिन खुद गलत था और इस चीज को अनुभव कहा जा सकता है। अनुभव के अनुसार वो अपना सारा काम किया। खैर हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इब्राहिम लोदी के साथ उसके साथी भी मारे जाते हैं जिसका नाम रहता है विक्रमजीत। इसके बाद हुमायूं ने उसी समय कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा, उसी समय जो कोहिनूर, एक मिनट रुकिएगा, तो हमको लग रहा था कैमरा थोड़ा सा हिल जा रहा है ना, सामने जो रखा है, क्योंकि थोड़ा सा अभी सिस्टम हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, तो माहौल थोड़ा सा मौसम खराब है और हमको लगा तो हमने देखा सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी समय हुमायूं क्या काम करता है? जो कोहिनूर हीरा इस समय ब्रिटेन में है, महारानी के ताज के रूप में बना हुआ है, वही कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा, मतलब जो डेथ जिनका हो गया था, विक्रमजीत उनका नाम था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त कर लिया। अब यही बाद में क्या होता है कि हमारे कह लीजिए कि जो आपके महाराणा प्रताप रहते हैं उनके हाथ लगता है। अब महाराणा प्रताप से अंग्रेजों के हाथ में लग जाता है, अंग्रेज उसको उठा के फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। यह रहता है उसकी कहानी, वो कहानी क्लोज। अब यहाँ पे आता है बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम से जाना जाता है तो बता देंगे, कलंदर की उपाधि। भारत में मतलब एक तरह से बाबर को जो उपाधि मिला था उदारता के लिए अपने, उसको कलंदर की उपाधि। तो पूछा जाता है कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण किया था, बता देंगे बाबर ने। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा सबसे पहले दिया था, तो बता देंगे जिहाद का नारा बाबर ने सबसे पहले कब दिया था, तोप का सबसे पहले कब प्रयोग किया था, तो तोप का प्रयोग सबसे पहले वो इब्राहिम लोदी के समय यानी कि 1526 में किया था। और राणा सांगा जब दूसरा युद्ध लड़ता है 1527 में राणा सांगा के खिलाफ, तो वह जिहाद का नारा देता है। जिहाद का मतलब होता है कि हम लोग एक हैं, अब हम लोग को मिल के लड़ना है। एक तरह से अब जिहाद मतलब एक तरह से हम एक जात के हैं, है ना, हमको लड़ाई करना है। एक तरह से जिहाद मतलब एक तरह से कह लीजिए शुद्धता होता है। हम विरोध मतलब हम एक हैं, अब दूसरे को हराना है विपक्षी जो हमारे सामने, इस प्रकार का मोटिवेशन पावर एक होता था अंदर से। तो यह एक तरह से मोटिवेशन भर देता था सैनिकों में अपने। और उस समय जिहाद का नारा लगाते हुए राणा सांगा हार जाते हैं, राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ता है। और विजय के बाद जैसे इसकी विजय होती है यह गाजी की उपाधि धारण करता है। याद रखेंगे खानवा के युद्ध में ही गाजी की उपाधि धारण करता है और इसके खिलाफ जिहाद नारा भी यहीं पे लगता है। इसके बाद 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देकर इसको मार दिया जाता है। किसको? राणा सांगा को। अब बाबर ने बंगाल के शासक क्या नाम रहता है, नुसरता, है ना, नूरस्ता करके रहते हैं, जो एक मिनट, नुसरत शाह रहते हैं भाई, थोड़ा सा नाम अटपटा है। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे के संप्रभुता को बचाने के लिए, इन्होंने एक तरह से सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने एक तरह से संधि किया। उस संधि में इन्होंने कहा कि हम ना आपके क्षेत्र को जीतेंगे ना आप हमारे क्षेत्र को जीतेंगे। अब हम दोनों क्या होते हैं अपने जो विद्रोह हैं उसको हम लोग एक तरह संधि के माध्यम से निपटा लेते हैं।
तो एक तरह से उन्होंने संधि के माध्यम से वहां तक खत्म कर लिया नुसरत शाह के खिलाफ। अब आता है करीब 48 वर्ष की आयु में तक हो जाता है तब तक हमारा बाबर। अब बाबर की यहाँ पे मृत्यु देखने को मिलती है कब? 26 दिसंबर 1530 को, याद रखना है 26 दिसंबर 1530 को लगभग 48 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होता है बता देंगे, आगरा में होता है। बाद में उसकी इच्छा रहती है कि हमें काबुल में दफनाया जाए। अपने हुमायूं से कहता है बेटे से, भाई जब हमारा देहांत हो जाए तो हमें किसी भी जगह अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें काबुल में ही दफनाया जाए। तो आज पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बाबर की जो करे मकबरा है, कहाँ पर है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी काबुल में है। इस बात को याद रखना। बाबर की मातृभाषा जो थी तुर्की थी, और लेकिन तुर्की रहने के बावजूद भी अब बहुत सारे लैंग्वेज को सीखा हुआ था, जैसे कि कह लीजिए पारसी भी इसे आता था बहुत अच्छे तरीके से, और इसको कह लीजिए कि भाई बहुत सारे लैंग्वेज थे भाई इसको आते थे। मतलब एक तरह से बहुत ज्ञाता था भैया, समझ रहे हैं ना। इसका जो लिखा पढ़ी मतलब पठन पाठन था बहुत अच्छा हुआ था। अरबी भी से आता था, फारसी भी से आता था, लेकिन इसका पूरा मातृभाषा जो था पूछा जाता है तो तुर्की था, याद रखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखा हुआ है, याद रखेंगे। अपनी जो बाबर ने आत्मकथा लिखा है वह तुर्की भाषा में लिखा है, क्योंकि उसकी मातृभाषा तुर्की थी तो उन्होंने तुर्की में ही लिखा। उसके मातृभाषा जो तुर्की थी उसमें जो उसका आत्मकथा लिखा गया है उसका नाम क्या था पूछा जाता है, बता देंगे भाई उसका नाम था, क्या नाम था? अकबर के, अकबर के जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था? क्या नाम था भाई? सॉरी, अकबर के आगे क्या, एक मिनट, सॉरी, बाबर। बाबर, अकबर कहीं बोल दिए हो तो माफ करिएगा, वहां पे बाबर होगा। बाबर की जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था? बता देंगे भैया, बाबरनामा। इसी बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, पूछा जाता है बहुत बार। अब इस तुर्की भाषा में जो बाबरनामा लिखा गया है इसको किसने फारसी भाषा में कन्वर्ट किया? तो याद रखेंगे, पूछा जाता है फारसी भाषा में जो कन्वर्ट करने वाले थे इनके अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनके दरबारी रहते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको अनुवाद सिर्फ किया था फारसी भाषा में, इस बात को याद रखना है ना। बाबर एक तरह से कह लीजिए कि मुबैयान करके एक संस्था होता है, फिर नामक एक तरह से कह लीजिए कि वैधशाला होता है, पद शैली होती है, उसको इन्होंने एक तरह से जनादेश किया, उसका शुरुआत किया, यानी किसका? मुबैयान। बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा। मुबैयान जनादेश, या फिर कह लीजिए कि पद्धति को इन्होंने शुरू किया। पदशाला था, पदशाला करिए या फिर पद शैली करिए, इसको इन्होंने शुरू किया। यह इसका जन्मदाता कहा जाता है बाबर। इसका मुबैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है बताएंगे बाबर। इतनी सारी बातें थी। अब आगे हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो उत्तराधिकारी होता है हुमायूं होता है ना। हुमायूं की कहानी बहुत अटपटांग है। एक एक वीडियो में चलेंगे इस तरह सबका लेके, बहुत मजा आएगा। शेयर करिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।